हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। पहले थोड़ा सा मास्क हटा लेता हूँ। और मैं इस वक्त हूँ अपने ही एनआईपीवीडी के कैंपस में, और कैंपस भी नहीं, एक ऑफिस में, बहुत खास ऑफिस में हूँ। और मेरे साथ हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर जगदीश लखेड़ा सर। सर पहले सबसे पहली बात तो सर स्वागत है आपका, और आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा वेंटिलेशन है, सब कुछ यहाँ पर प्रॉपर है, आपका रूम इतना अच्छा रखा है। और हमारा भी जो डिस्टेंस है वो भी 2 गज से ज्यादा है ना सर, तो आप थोड़ा सा मास्क अगर हटाएंगे। थोड़ी देर के लिए मास्क उतार देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। इन नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सर, इसलिए मैंने भी मास्क पहना था, और उसके बाद में अभी हमारी जो डिस्टेंस है वो भी 2 गज दूरी पर है। तो मैं इस वक्त हूँ, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को जब आगे की बातचीत आप सुनेंगे और जब देखेंगे सफर जगदीश लखेड़ा सर का कि कहाँ से कहाँ गए। सब चीज पे बातें होंगी, कुछ बातें होंगी जो संस्थान से रिलेटेड होंगी, कुछ बातें होंगी जो जगदीश लखेड़ा सर से रिलेटेड होंगी, कुछ बातें होंगी जो दून की बातें होंगी। क्योंकि ये जो शख्सियत मेरे सामने है, ये एक, जब भी मैंने इनसे बात की है, एक अलग मोड में दिखे हैं मुझे और एक अलग तरीके से दिखे हैं। एक्सपीरियंस बहुत है। चलिए मैं कुछ बात नहीं करता, बात उन्हीं से करते हैं। सर एक बार फिर से आपका औपचारिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अपने जीवन की जो मेरी सर्विस है उसके अभी 35वें साल को समाप्ति पर हूँ। और आने वाले 2 या 3 साल में मुझे सेवानिवृत्ति भी मिलने वाली है, और वो एक नियम है कि सबको मिलनी ही है। बिल्कुल सर, अभी बात करेंगे इसके बारे में। और फिलहाल सर एक जो आपके बारे में मैंने सुना है, लोगों ने मुझसे कहा कि कभी उनसे भी मिला ही है, खासकर जिससे लोग आपसे ज्यादा कनेक्टेड हैं, पहले उस पर आता हूं मैं। खासकर हमारे जो दृष्टि दिव्यांगजन हैं या जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं। तो एडिप एक स्कीम है सर, है ना? एडिप के बारे में आप थोड़ा सा पहले बताइए, जहां से कि एक शुरुआत हुई है और आपको लोग बहुत जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। है क्या एक्चुअली ये एडिप, है क्या? जी हाँ, ये भारत सरकार की एक योजना है। इस योजना को हम लोग असिस्टेंट टू परचेज फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस फॉर पर्सन विद पीडब्ल्यूडी, क्या बात है सर, ब्रैकेट में एडिप, एडिप, ओके, इस नाम से पुकारा जाता है जी। इस योजना के अंतर्गत देश भर के अंदर जितने भी लोग जो दिव्यांगजन हैं, जो अपने आप में या किसी कारणवश से इनके अंदर, जिनके अंदर दिव्यांगता आ गई है, बिल्कुल, उस दिव्यांगता को किस प्रकार से स्वीकार करते हुए और उनको आगे समाज की मुख्य धारा से किस प्रकार हम जोड़ सके, उस योजना के अंतर्गत उन सहायक उपकरणों के माध्यम से हम उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करते हैं। क्या बात है सर। अगर इसको एक लेमन की भाषा में बोले, साधारण रूप में बोले, तो आप दृष्टि दिव्यांगजनों को व्हाइट केन, मोबाइल, जितने भी असिस्टिव डिवाइसेस है, सिर्फ वही नहीं बल्कि आप व्हील चेयर और सब कुछ देते हैं, अगर आम भाषा में बोले तो। जी हाँ, इस योजना के अंतर्गत क्या है कि जो भारत सरकार की एक नियमावली बनी हुई है, हम लोग जिला प्रशासन, राज्य सरकार, सामाजिक संगठनों, इनके साथ मिलकर और देश के विभिन्न भागों में, आप सोचेंगे कि यहाँ से और अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक, बिल्कुल तवांग मतलब एकदम एक्सट्रीम ईस्ट जब हम पहुंच जाते हैं जी, क्या बात तवांग तक हम लोगों ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करे और वहां तक पहुंचाए, जिसमें कि हमारा सहयोग भारत सरकार ने दिया और भारत सरकार की सेना ने दिया। क्या बात थल सेना के साथ, जो हमारी भारत की सरकार की हमारी सेना है, भारतीय सेना, उनके साथ मिलके हम लोग आगे बढ़ते गए। और वहां पर हमने जाकर अलग अलग इंटीरियर पार्ट्स में जाकर तवांग के वहां दिव्यांगजनों को उनके लिए सहायक उपकरण प्रदान करे। उनको एक अजीब सा महसूस हुआ कि उनको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। वो मैं समझ सकता हूँ सर, क्योंकि जहां आपने तवांग की बात की है, अरुणाचल में इतना एक्सट्रीम, मतलब इतना अंदर जाके है वो, जहां अभी भी बहुत सारे जनजाति, और उसके बाद में उनके बीच में जाकर आप अगर उनको ये चीज देते हैं तो उनकी क्या इमोशंस होंगे, वो चीज समझ, बहुत खुश होते हैं वो। सर आपने कहा कि आपकी सर्विस कितनी हो गई है वैसे? लगभग मेरी सर्विस अगर जो सरकारी तौर पर जोड़े तो मैं 35 वर्ष पूरे कर चुका हूँ। मगर क्योंकि ये मेरा संस्थान जो है, मैं इसी संस्थान के अंदर, यही मेरी जन्मभूमि भी है और यही मेरी कर्म भूमि भी है। चलिए, आज एक नया पहलू आपने खोला कि यही आपकी जन्मभूमि भी है। ये इस पहलू से हम अनभिज्ञ थे अभी तक। चलिए सर, आपने कहा कि ये आपकी जन्मभूमि भी है, कर्मस्थली भी है, और जिस तरह से आप लगे रहते हैं सचमुच है। तो आपने इतने साल सर्विस कर ली, संस्थान को किस रूप में देखते हैं आप? आपने ज्वाइन कब किया था? उस टाइम आपकी उम्र क्या थी? 1987 में हाँ, जब मैंने संस्थान ज्वाइन करा था, तो लगभग मैं 24 वर्ष के लगभग रहा हूँ। क्या बात।
और मैंने शिक्षा भी, क्योंकि मेरी देहरादून में ही हुई, उच्च शिक्षा भी मैंने देहरादून में ही प्राप्त की। और उस शिक्षा के बाद फिर जो यहाँ प्रशिक्षण होते हैं, क्योंकि मैं संस्थान में ही था, तो मुझे कई चीज के अनुभव प्राप्त करने में बिल्कुल सुगमता मिली, बिल्कुल। क्योंकि मैं दृष्टिहीन लोगों से, दृष्टि दिव्यांगजनों के साथ किस तरह रह सकता हूँ। और आपको सच बताऊं तो मैं दृष्टि दिव्यांग लोगों की गोद में खेलकर पला बड़ा। क्या बात है सर, आप और पले मैं बड़े। उनको अपना एक छात्र या अपना एक स्टूडेंट या अपना एक साथी ये नहीं मानता हूँ। मैं उनको अपना माँ बाप, भाई बहन ये मानकर उनके लिए कार्य करता हूँ। निश्चित तौर पर सर, जब आपने बोला कि आप उनकी गोद में खेले हैं तो समझ सकते हैं इन भावनाओं को। बहुत सारे इमोशंस भी जुड़े होंगे आपके। और इतना लंबा सफर सर संस्थान में, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान की अगर हम बात करें, अपने संस्थान की बात करें जो कि हमारा गौरव है, उसकी अगर हम बात करें तो कहाँ देखते हैं सर? 1987 आपने कहा ना, 1987 का राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, और आज 2021, क्या पाया सर आपने? जर्नी बहुत लंबी है, लेकिन आपसे जानना जरूर चाहेंगे एक छोटे रूप में। यदि आप मुझे पूछे कि व्यक्तिगत रूप से मैंने क्या पाया, तो मैं ये कहूंगा कि मैं जो कभी पा भी नहीं सकता था वो मैंने सब कुछ यहाँ पाया। क्या बात है सर? सबसे पहली बात जी। कि मैं समझता हूँ कि मुझे भगवान ने इसलिए भेजा कि मैं इन लोगों के लिए जितना काम कर सकता हूँ उतना अधिक से अधिक इनके लिए कार्य करूं। इनके साथ साथ मैं आपको जो मैं अभी बता रहा था कि एडिट योजना है, इसमें तो हम लोग पूरे देश में, प्रदेशों में, सभी जगह अन्य स्थानों पर शिविर का स्थल शिविर आयोजित करके सहायक उपकरण उपलब्ध कराते हैं। मगर मेरा जो मेन व्यवसाय जो है, जिसको कि मैं कहता हूँ कि जो मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर के पद पर हूँ, बिल्कुल, उस संस्थान में मैंने आज तक लगभग 5 से 5.5 हजार दृष्टि दिव्यांग लोगों को, जिन्होंने की भली भांति अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त किया, अच्छी शिक्षा प्राप्त करी, उनको रोजगार के अवसर मुहैया कराने में उनको सहयोग दिया। मैं नौकरी नहीं लगा सकता, मगर उनको रास्ते बताने वाले हम लोग उनको रास्ते बताए। उन लोगों को किस प्रकार अपनी नौकरी के लिए फॉर्म भरने हैं, कैसे उनके फॉर्मों को ऑनलाइन करना है, कहाँ पर कौन से पद इनके लिए आरक्षित हैं, उनकी हमने एक रूपरेखा बनाई। और भारत सरकार की एक समिति है जिसका मैं भी एक सदस्य हूँ, जो हर चौथे साल दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का चयन करती है। अच्छा, तो उसके आप मेंबर भी, सदस्य हैं? भी हूँ। और उसमें हम लोग हर साल 4 वर्षों में नए नए पदों को सृजित जो होते हैं हमारे देश में, उनमें से किस पद को कौन सा दिव्यांगजन भली भांति से कर सकता है, उनकी हम रूपरेखा तैयार कर भारत सरकार को जमा करते हैं, जिसका कि आगे फिर संसद में बजट नोटिफिकेशन प्राप्त होता है और फिर नए पद जो होते हैं सृजित होते हैं। आज आप देखेंगे देश में, और आप उत्तराखंड में, मैं मूल रूप से कहूँ कि उत्तराखंड के, अगर देहरादून के आप किसी भी बैंक की बड़ी ब्रांच में चले जाएं, बिल्कुल हर जगह तो आपको एक दृष्टिहीन व्यक्ति जरूर मिलेगा। बिल्कुल सही कहा। और हमारे जो सुनने वाले, देखने वाले हैं, ये भी इस बात से एग्री करेंगे। देखिएगा आप लोग भी, जब भी कहीं किसी बैंक में जाएंगे, वहां पे देखिएगा दृष्टि दिव्यांग और जो दूसरे दिव्यांगजन हैं वो भी वहां पे होंगे। और हमारे सामने जो सक्सेस है जगदीश लखेड़ा साहब, कहीं ना कहीं उन्होंने उनको बताया होगा। जी सर। तो इसको मैं अपनी उपलब्धि मानता हूँ। जी, और उपलब्धि इस प्रकार से मानता हूँ कि मैंने उनको रोजगार दिलाया इसलिए नहीं कि मैं उनको वहां तक, मेरा संस्थान, मैं मतलब मेरा कहने का अभिप्राय मेरा है कि मेरे संस्थान ने बिल्कुल उन लोग को इस लायक बनाया कि वो लोग जब यहाँ आए तो उन्होंने एक प्राथमिक शिक्षा से लेके माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करी, फिर उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करी, अच्छे प्रशिक्षण प्राप्त किए, और अच्छी ये सब चीजें प्राप्त करने के बाद आज देश के विभिन्न भागों में, देश की विभिन्न कार्यशालाओं में, विभिन्न विभागों में, जैसे लगभग हर क्षेत्र में है, हर क्षेत्र में आज हमारे दृष्टि दिव्यांगजन मुख्यतः, और आपको शायद मालूम भी होगा और या तो नहीं मालूम होगा तो मैं आपको बताऊं कि हमारे विद्यालय के 4 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने कि आईएएस की बिल्कुल और आज आईएएस के पद पर कार्यरत है। बिल्कुल सही कहा। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम जिस संस्थान में काम कर रहे हैं, जिस संस्थान की बदौलत, जिन बच्चों के लिए हम काम करते हैं, उनकी बदौलत हमारे बच्चों को रोटी मिलती है। बिल्कुल सही कहा सर। सर कैसा लगता है जब एक बच्चा पहली बार जिससे आप मिलते हैं, छोटा होता है, मान लीजिए स्कूल जाने वाला बच्चा है, और उसके बाद फिर उसका सफर शुरू होता है, वहां से आप उसका हाथ थाम कर उसे एक दिशा दिखाते हैं, और उसके बाद
किसी दिन किसी मुकाम पर वो आपसे मिलता है तो कैसा लगता है सर? उस टाइम कैसा आपको फील होता है? बहुत 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 निश्चित रूप से ऐसा होता है कि जब एक बच्चा हमारे विद्यालय में आता है या हमारे संस्थान में आता है, किसी भी उसको जब दृष्टि दिव्यांगता आ जाती है, उसके अभिभावक उनको लेके आते हैं जिनको कि कुछ मालूम नहीं रहता, तो हम उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। किस प्रकार बेटे तुझे अपने विद्यालय में पढ़ाई करनी है, किस प्रकार तुमको शिक्षा लेनी है। फिर वो धीरे धीरे एक वृक्ष जो है फूलता रहता है, फलता रहता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके बाद जब वो रोजगार प्राप्त करता है, और रोजगार प्राप्त करने के बाद जब उनके मुझे फोन आते हैं या मुझे उनकी चिट्ठियां आती हैं या मेरे निदेशक महोदय को चिट्ठियां आती हैं कि संस्थान के प्रशिक्षण एवं स्थानीय निकाय के द्वारा मुझे आज रोजगार प्राप्त हुआ है, तो बड़ा ही आनंद महसूस होता है। और मैं समझता हूँ कि हाँ, मैंने जिस दिन को एक बच्चे की नौकरी की सूचना मुझे प्राप्त होती है तो मैं सोचता हूँ आज मैंने एक और अच्छा काम कर लिया। क्या और ये सब कुछ मेरे संस्थान की बदौलत है, मेरा नहीं, क्योंकि मैं संस्थान के लिए यहाँ पर मैं का आशय जो है, मैं मतलब मेरा संस्थान, हमारा संस्थान, जैसा कि मैंने कहा था हमारा गौरव है, हमारी शान है हमारा संस्थान, वैसा ही जगदीश लखेड़ा साहब का कहना मेरे है। संस्थान ने और भारत सरकार ने मुझे 1999 में, क्योंकि दिव्यांगजनों के लिए विशेष कार्य करने के लिए मुझे विशेष रोजगार अधिकारी का राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा। क्या बात है सर, बधाई हो आपको। आज भी बधाई देना चाहूंगा मैं उस बात के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप कोई काम करते हैं और उस कार्य में आप शिद्दत से लगे होते हैं, माना ठीक है आप सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जब आप शिद्दत से उस चीज पे लगे होते हैं और कहीं पे कोई रिकॉग्निशन मिलता है, छोटा भी मिलता है अगर, और राष्ट्रीय स्तर पर अगर वो रिकॉग्नाइज हो रहा है आपका काम, तो निश्चित ही खुशी तो होती है सर, पक्का है ना? निश्चित रूप से। तो सर अब वापस आते हैं और ये संस्थान पे ही मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ आपसे। आपका सफर बड़ा लंबा है और आपने कहा कि 35 साल, जी 35 साल, 35 वर्ष मुझे हो गए हैं। 35 वर्ष हो गए हैं। तो 35 साल के सफर में आपने जो डायरेक्टर हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ में काम किया हुआ है, और अभी तो हमारे जो नूतन डायरेक्टर हैं डॉक्टर हिमांशु दास सर, तो एक छोटा सा, इससे पर्सनली मत लीजिएगा, कि एक छोटा सा अगर मैं कहूँ कि कैसा लगता है जब एक डायरेक्टर बदलते हैं, क्योंकि आपका काम तो वही है, लेकिन जो डायरेक्टर्स जब बदलते हैं तो कहीं कैसा लगता है काम करके? फिर देखिए, बहुत सरल सी बात है, यदि मैं अपने कार्य में निपुण हूँ और मुझे अपना कार्य अच्छी तरीके से आता है, तो मेरे इसमें, मेरे जीवन काल में, मेरी नौकरी में लगभग 12, 13, 14, 15 के करीब निदेशक अपनी सेवाएं संस्थान को देकर गए हैं। मगर क्योंकि मैं अपने काम में निपुण हूँ और अपने काम को बखूबी निभाता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को किसी भी निदेशक ने कहीं पर भी कभी कुछ गलत साबित ठहराया। बहुत बड़ी चीज, यही मेरी एक सफलता है। बहुत बड़ी चीज है, सचमुच सफलता है सर ये, एक जॉब करते हुए, एक सर्विस करते हुए 35 साल के लंबे सफर में, और लगभग 15 निदेशक जिनके साथ में आपने काम किया, जिनके अंडर काम किया है, जिनके संरक्षण में काम किया है, और आप बहुत फले फूले हैं। अब ये बताइए सर, हिंदुस्तान का कौन सा कोना है जो आपसे छूटा है? है कोई कोना है सर? ऐसा कहना मुश्किल होगा मेरे लिए, बिल्कुल, क्योंकि किसी लोगों के लिए जब हम लोग काम करने जाते हैं तो हम लोग ये देखते नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। कई बार तो हम 10 बार भी चले गए हैं, और कई बार ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई कोना, हाँ कभी अगर कोई पिकनिक स्टाइल से बोले तो मैं गोवा कभी नहीं गया। क्या बात है सर। तो मुझे लगता है आने वाले भविष्य में जो आपके 3-4 साल जितने भी बचे हैं उसमें भी आप गोवा कैंप लगने वाले। बिल्कुल, मैं आशा कर सकता हूँ। तो भैया जो गोवा के नजदीक हैं वो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वहां भी पहुंचने वाले हैं एडिप स्कीम्स लेकर। सर आपने कहा कि 35 साल सर्विस हो गई है और एक लंबा चौड़ा है, तो ये हो गया, आपकी सर्विस की बातें हो गई आपके। अब मैं आता हूं कि जगदीश लखेड़ा साहब, जो मैं जानता हूं जगदीश लखेड़ा सर को, वो एक बहुत अच्छे एथलीट रहे हुए हैं, बहुत अच्छे रनर रहे हैं, ये पहलू भी जरा हम जानना चाहेंगे। तो आप कौन सा खेल करते थे सर? जी, मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करता था। क्या बात है। और देहरादून में हम लोग 3-4 दोस्त थे, और हमारे गुरुजी थे मिस्टर रविंद्र राणा, जो कि अभी दुनिया में नहीं है, और फिर दूसरे हमारे कोच साहब हैं श्री गुरफूल सिंह जी। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनसे भी मिला हूं और उनको भी उनके सानिध्य में हमने देहरादून में पहली बार एक क्लब बनाया, एथलेटिक क्लब। उससे पहले देहरादून में एथलेटिक क्लब नहीं था। अच्छा। और हमको जो टी शर्ट देने वाले थे, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमारी चाट वाली गली है उनमें जो चाट बेचते हैं, उन्होंने अपने 5-5, 7-7 रुपए इकट्ठा कर हमारी वो टी शर्ट बनाई, जिससे कि हम स्टेट खेलने गए। कब की बात है सर? ये तो है आपकी 79
बहुत बड़ी बात है सर। 17, मतलब 79 आप लोग इतने लोकप्रिय थे, इतने वो थे कि जो चाट वाली गली है, यानी कि चाट जहां पर है, उन्होंने भी कहा कि जाओ आगे बढ़ो। तो आपका खेल का सफर कैसे चला और कहाँ तक हुआ सर, ये जानना चाहेंगे थोड़ा सा। मैं इंडियन रेलवे खेला हूँ, राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिता खेला हूँ, और यूनिवर्सिटीज खेला हूँ, और काफी राज्य स्तर की तो सारी प्रतियोगिता मैंने खेली हैं, और जिनमें मैंने पुरस्कार भी प्राप्त करे हैं। और अपने खेल की उसको करते हुए धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया। और क्योंकि खेल के बाद मेरा जो सेक्शन था, जब मैं खेलों में था, तो कुछ बीच में मेरी कुछ थोड़ी सी तबीयत भी खराब हो गई थी। तो जिसको हम पटियाला में थे, तो जो बाहर के डॉक्टर आर्ट्स के थे, उन्होंने कहा था अब आपको दौड़ना नहीं चाहिए। तो लॉन्ग डिस्टेंस आपने कहा, आप ये बता दीजिए कि आप मैराथन करते थे या क्रॉस कंट्री करते थे? मैं 5000 10,000 मीटर रेस करता था, क्रॉस कंट्री करता था, मैराथन भी करता था। ओके, ट्रैक एंड फील्ड और रोड रेस दोनों करते थे आप। तो सर आपने कहा कि आपने बहुत अच्छा गुरफूल सर को आपने जोड़ा, कि गुरफूल सर के साथ में था, साई के एक्स कोच हैं, और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनको भी जानता हूँ और उनके साथ भी कनेक्टेड हूँ। उन्हीं का सानिध्य हमको मिला, क्या और उन्होंने हमारे साथ हमको जो कोच साहब ने जो प्रैक्टिस कराई हमारी, गुरप्रीत सिंह सर जी ने, उन्होंने प्रैक्टिस ऐसे नहीं कराई कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ। उन्होंने हमें प्रैक्टिस ऐसे कराई कि ये मेरे बच्चे हैं, इनको लेके मुझे मसूरी दौड़ना है। तो आप यकीन मानेंगे कि मेरे एक मित्र है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, विनोद पोखरियाल। हाँ बिल्कुल सर। और भी कई लोग हैं मेरे दोस्त, और रमेश कटहते जो रेलवे से अभी अभी रिटायर्ड हुए हैं, हनुमान सिंह है, और हमारा बिस्ट है एक लड़का, और हम लोग 57 मिनट में मसूरी पहुंच जाते थे। कितने मिनट में सर, जरा दोबारा बोलेंगे? 57 मिनट। 57 मिनट में आप यहाँ से दौड़ कर मसूरी पहुंच गए। 52 मिनट में मसूरी पहुंच जाते। अच्छा, उनका बेस्ट जो है यहाँ से देहरादून टू मसूरी 52 मिनट। 52 मिनट। क्या बात है सर। तो मतलब क्या था सर, उस टाइम गाड़ी वाड़ी नहीं मिलती थी क्या? गाड़ी वाड़ी में चले जाते हैं हम लोग प्रैक्टिस करते थे, तो जाते। और ये देखिए कि हमारे कोच साहब भी हमारे साथ दौड़ते थे। वो आज भी दौड़ रहे हैं सर, गुरफूल सर आज भी दौड़ रहे हैं, और आज भी उनका हमें सानिध्य प्राप्त है। और मैंने सोचा कि फिट रहने के लिए फिर दोबारा से कुछ अपने को करना चाहिए, और आपने भी शुरू कर और दिया। मैंने पिछले 2 महीने से शुरू कर दिया है कि मैं थोड़ा बहुत 1 घंटा अपना वर्क करता है। बताती है सर, आपके चेहरे की चमक बताती है कि आपने दोबारा से वर्कआउट शुरू कर दिया। और हम तो यही चाहेंगे सर कि आप जैसे लोग जो सीनियर स्पोर्ट्स पर्सन रहे हुए हैं, वो लोग इस मुहिम को, ये जो है, इसको छेड़ के रखें, बिल्कुल छेड़ के, कि आप अगर करेंगे तो आपके एक ना एक कोई ऐसा होगा जो आपको देख के शुरू कर देगा। तो हम तो चाहते हैं ये चीज। और अब तो खेल में बहुत संभावना है। बिल्कुल सर, बहुत पहले हम लोग के जमाने में तो खेल में संभावना ना के बराबर थी। हमको अगर किसी खेल में प्रतिभाग लेना पड़ता था, तो उसमें एंट्री भी हमको अपने पैसे से देनी पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उतना एमेच्योर रेसेस भी नहीं होती थी बाहर, और इतने सारे खेल के वो प्रतियोगिताएं भी नहीं होती थी, बहुत कम लिमिटेड मिलता था हमको। मगर आज के देश में तो बहुत संभावना है। तो मेरी जो युवा पीढ़ी है, जो मेरे युवा साथी है, या मेरे भाई है, बहन है, उनको मैं यही एक वो कहूंगा, खूब मेहनत करें, अच्छी प्रैक्टिस करें, बिल्कुल निश्चित रूप से। और जैसा कि मैं सुनते भी आ रहा हूँ कि हमारे उत्तराखंड से बहुत अच्छे निकले, बहुत अच्छे लॉन्ग डिस्टेंस रनर। बिल्कुल, लॉन्ग और मिडिल बहुत अच्छा है, रेस वॉकिंग बहुत अच्छा। हमारी सोच ही यही थी कि उत्तराखंड से, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है, हम लोग हिल रनिंग करते हैं, हिल रनिंग करते हैं, तो उसमें हमारे लॉन्ग डिस्टेंस के रनर्स बहुत अच्छे निकल सकते हैं, और आज भी बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। बिल्कुल सर। चलिए सर, वापस आता हूँ अपने संस्थान में, जो कि हमारा गौरव है, हमारी शान है ना। तो वापस आते हैं। और लखेड़ा सर, आपने कहा कि जैसे आप एडिप की स्कीम, और आपने कहा हिंदुस्तान का अब सिर्फ एक स्टेट है गोवा जो थोड़ा सा अछूता है अभी। फोन सर, आजकल फोन की बड़ी मतलब क्या है, अगर फोन नहीं है तो कुछ नहीं है ना, लाइफ लाइन हो चुका है, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे किसी भी चीज का हो। कैसा लगता है सर जब रात को 12 बजे भी किसी का फोन बजता है और वो पूछते हैं, सर मोबाइल मिलेगा, या सर ये मिलेगा? कैसा लगता है सर उसमें? मैं रात को अपना फोन कभी बंद नहीं करता, पहली बात तो। उम्मीद थी मुझे पूरी। और रात को यदि 2 बजे भी 12 बजे भी बच्चे मुझे फोन करते रहते हैं, और मैं उनको उठ के उसका जवाब देता हूँ। और बच्चे मेरे साथ शुगलबाजी भी करते हैं, नहीं कि बच्चे हमारे तो हमसे शुगल भी करेंगे। बिल्कुल। तो मैं उनके साथ उसी तरकीब से उनको समझाता हूँ, प्यार से बढ़ाता हूँ। और मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के दृष्टि दिव्यांगजन के फील्ड में कोई ऐसा विद्यालय या कोई ऐसा छात्र जो अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, वो मेरे नाम को ना जानते हो। ये मैं अपने को गर्व नहीं कह रहा हूँ, मगर मैंने मेहनत इतना काम किया, उसका फल है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। तो कहने का मतलब ये है कि फोन चाहे कोई भी कभी भी कर दे, वो आपसे बात जरूर करेगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि कहते हैं ना, कई लोग फोन देख के और उसके बाद इग्नोर कर देते हैं, वो चीज आपने नहीं है। और मुझे उम्मीद भी थी पूरी। तो गाड़ी भी चलाता हूँ, अगर फोन आते हैं तो मैं उनको फोन को उस समय ना सुन के, फिर गाड़ी रोक के फोन सुन के उनका जवाब उनको संतुष्ट करके आगे बढ़ो। क्या बात है सर, मतलब रोड के नियमों का भी पालन और साथ में बड़ा संतुलन है सर आप में। सर
चलिए वापस आता हूँ। आप जगदीश लखेड़ा साहब का दूसरा पहलू दिखाते हैं जरा लोगों को। सर मैं आपसे कुछ एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहता हूँ, छोटा सा, ठीक है सर? तैयार हैं? बिल्कुल। जगदीश लखेड़ा साहब, एक दृष्टि दिव्यांग और दूसरा एक साइटेड पर्सन पिकनिक मनाने जाना है, किसके साथ जाना पसंद करेंगे? मैं तो सही दृष्टि दिव्यांग के साथ ही जाऊँ और ले जाता रहता हूँ उनको। मैं ट्रैकिंग में भी ले गया हूँ। क्या बात है सर। अपने स्कूल के मॉडल स्कूल के बच्चों को 1983-84 में मैं 2 बच्चों को लेके गया था। आज वो बहुत अच्छे पदों पे, एक डिप्टी चीफ कमिश्नर है हाँ हाँ उत्तर प्रदेश के, हाँ हाँ विजय सोनकर उसका नाम है। सोनकर, हाँ। और दूसरे मेरे एक विजय सिंह राणा है, वो दिल्ली में बड़े अच्छे रैंक में अफसर हैं। उन दोनों बच्चों को लेके मैं ट्रैकिंग में गया था त्रिकुटी नारायण तक। क्या बात है सर। सर क्या अंतर पाते हैं, एक दृष्टि दिव्यांगजन आपके साथ खड़ा है रोड के इस पार और एक साइटेड खड़ा है रोड के उस पार, मैं कोई अंतर क्या नहीं- अंतर पाते हैं उस टाइम में? मैं कोई अंतर नहीं समझता। मतलब क्योंकि आप मेरे- ना सक्षम हैं, आपको ये मैं पता है, उनकी इतना- एबिलिटी पता है। जी बिल्कुल, क्योंकि क्या मैं बात है इसलिए वो मानता हूँ कि वो हमसे ज्यादा सक्षम वो हैं। बहुत बड़ी बात कही सर आपने, और सचमुच है, क्योंकि अगर आप बाहर घूम रहे हैं और उसके बाद में अगर आप जानते हैं दुनिया में जब सब जा रहे हैं, तो भैया देखा आपने, आप रोड के उस पार भी खड़े हैं और इस पार भी खड़ा है, क्योंकि ट्रैफिक का जो आवागमन है, आवाजाही है, वो उसको पता चल रहा है और उसके बाद में वो उसी को देख के वो करता है। तो कहीं पर भी देखेंगे आप उसको पकड़ मत लीजिए, मदद करना अलग चीज है, पूछ लीजिए जी। भैया क्रॉस कराना है, अगर नहीं बोलता है तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल, वो प्रशिक्षित है। बिल्कुल प्रशिक्षित है। और सर आपको, जैसा आपने कहा कि यहाँ की पुरानी गलियां और वो चाट वाली गलियां, देहरादून कैसा लगता है सर, जो 1980-85 का देहरादून था और आज 2021 का देहरादून है, कैसा लगता है सर आपको? क्योंकि सब कुछ आपके आंखों के सामने हुआ है। तब का देहरादून उत्तर प्रदेश में था हम्म। और बहुत मतलब इतनी जो भीड़ भड़ाका जो आज हम देख रहे हैं कि जहाँ हम कभी लोग दौड़ते दौड़ते जाते थे, वहाँ आज वहाँ कंक्रीट का जाल बना हुआ है। बिल्कुल जैसे कि आप हमारी देहरादून की कैनाल रोड देख लेंगे। बिल्कुल। एक टाइम में यहाँ जंगल हुआ करता था। बिल्कुल जंगल हुआ करता था और जिन लोगों की खेतियां होती थी तो हम्म। उनके यहाँ जब धान लगते थे तो उस धान की खुशबू राजपुर रोड तक आती थी। क्या बात है, वो जो बासमती जो कहते हैं। बासमती। अरे वाह। और राजपुर रोड में हम बस के लिए इंतजार करते थे, इतना कम ट्रैफिक था। हाँ और आज आप दोनों रोडों को देख लीजिए, बिल्कुल। तो पैदल चलने में भी बड़ा डर लगता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर आपने इतना सब कुछ देखा, सब जगह गए आप उसके बाद में, और उसके बाद अब रिटायरमेंट के उस पे भी हैं, क्योंकि 2-3 साल बचे हुए हैं। जी जी। कहीं आपको कहीं एक ऐसा लगता है कि यार मैं बात कर रहा हूँ दृष्टि दिव्यांगजनों के कंटेक्स्ट में, उनके उसमें संदर्भ में बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा काम, क्योंकि आप इतना गए, कोई ऐसा चीज लगता है कि यार ये मैं अगर कर देता तो अच्छा होता है, ऐसा कुछ रह गया मन में, या सब कुछ कर लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी कोई चीज, पूरी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाती। और मेरी भी अपनी कुछ इच्छाएं है कि मैं बिल्कुल। सोचता हूँ कि जब अभी तो मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मुझे अपने नियमों के अनुसार उनका वो करना ही है। बिल्कुल और उन लोगों के लिए काम करना ही है। बिल्कुल। मगर मैंने यही सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद भी मैं खाली नहीं बैठूंगा। हाँ और जो मेरे बच्चे हैं हाँ। या जो दृष्टि दिव्यांगजन हैं, उनके लिए मैं किस काम और कभी भी किस काम आ सकूं, तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूं। क्या बात है सर। मतलब ये जो सर्विस है आपकी, आज तो हम जॉब में हैं, सर्विस में हैं, रिटायर होने के बाद भी ये आपका जो सफर है वो जारी रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ना, क्योंकि मेरा परिवार तो दृष्टि दिव्यांगजन ही है। बिल्कुल बिल्कुल उनकी गोदी में खेल के बड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल तो उन्हीं की गोदी छूट में तो खेल सकता कर नहीं। और उन्हीं के साथ दुख सुख में बांटूंगा। बिल्कुल, और छूटने का कोई मतलब बनता नहीं। छूटने का मतलब नहीं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जगदीश लखेड़ा सर, और एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, और कई बार हमने भी गौर किया है, जब आप कहीं पे भी जाते हैं, मैंने आपको देखा है सर कि आप जब लोगों से मिलते हैं, यानी कि जब दिव्यांगजनों से मिलते हैं, 2-3 मेरा भी इत्तेफाक हुआ है 2-3 कैंपों में, हालांकि मैं कैंप में आपके साथ नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं से मैं भी आया हुआ था, तो आप एक बड़ी आत्मीयता से मिलते हैं। एक तो होता है कि अरे यार ठीक है चलो आ गया, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चलो, लेकिन आप एक आत्मीयता से मिलते हैं, समय देते हैं उनको, इसका क्या कारण है सर? देखिए, सबसे पहले हमको मान के चलना चाहिए कि हम उसको ये तो ना माने कि वो दिव्यांग है, बिल्कुल। मगर कोई भी व्यक्ति, हम्म मेरा मानना यह है कि किसी भी प्रकार का कोई साधारण व्यक्ति भी अगर आपके पास आता है और आपके साथ, तो आप उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार करते हैं, यदि आप उसके किसी भी काम नहीं आ पा रहे हैं, सबसे पहले अगर आप उसके किसी भी काम नहीं आ पा रहे हैं, तो कम से कम उसके साथ व्यवहार ऐसा रखें कि उसके दिल में ये तो है कि हाँ यार, ये आदमी ने मेरा आप तो कुछ नहीं, मगर इतने प्यार बात से और बड़े इतने प्यार अच्छे से। तरीके से बोला, आधा आदमी संतुष्ट हो जाता है। जैसे कि कहते हैं ना हम लोग की, जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर बिल्कुल। भगवान का रूप, बिल्कुल। तो डॉक्टर जब किसी मरीज से जब बात करते हैं तो आधा आदमी तो वैसे सही हो जाता है। आधा आदमी वैसे ही ठीक हो जाता है। बिल्कुल, वो अपनी बीमारी भी भूल जाता है कई बार। तो मेरा भी यही उद्देश्य मैं मान के चलता हूँ कि हाँ, हम लोग की आराम से प्यार से अगर उनको समझा दें
तो हमारा क्या जा रहा है? बिल्कुल हम उन्हीं के लिए तो काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। सर आप क्योंकि इतने सीनियर हैं और मतलब बहुत 35 ईयर्स कम नहीं होते, सचमुच कम नहीं होते। अब मैं आपसे कहूंगा कि युवा जो आज के जो दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण, क्योंकि हम लोग यही हैं, तो उनके जो युवा एम्प्लॉयज जो आज आ रहे हैं उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा सर, एम्प्लॉयज के लिए? जी, मेरा स्टाफ के लिए। मैसेज उन लोगों के लिए यही है कि जैसे जैसे हमारी तकनीकी बदलती जा रही है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, बच्चे उसको प्राप्त करें, ग्रहण करें। उस टेक्नोलॉजी को ग्रहण करने के बाद, और क्योंकि हर जगह अब कंपटीशन का जमाना हो गया, बिल्कुल और उस कंपटीशन में भाग लगने के लिए हमको प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए किसी भी उसमें हमको भी एडवांस होना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारी जो निकलती जा रही है दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए, उसका इस्तेमाल करें, उसको सीखें, और उनको सीख के आप भी समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपने को सफल बनाएं। क्या बात है सर। सर जाते जाते एक चीज और जरूर कहूंगा मैं, इतनी अच्छी बातचीत रही, सब कुछ इतना अच्छा रहा, आपकी जर्नी जानी, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में आपकी जर्नी जानी, आपके कोशिश की कि हर पहलू को जानने की थोड़ी बहुत कोशिश की। अब एक चीज और कहूंगा मैं कि हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए अगर मैं आपको कहूं कि एक मैसेज आपका होगा तो क्या होगा सर वो मैसेज? मेरे दिव्यांगजन, मैं इसमें सभी दिव्यांग साथियों की, मैं सभी के लोग के लिए भी काम करता बिल्कुल हूं। बिल्कुल तो सभी को मेरा एक संदेश ये रहेगा कि बच्चों खूब पढ़ाई करें, अच्छे संस्कार रखें, बिल्कुल और अपने माता पिता, अपने टीचर, सबका आदर करें। जब आप किसी को आदर देंगे तो आपको भी अच्छा आदर मिलेगा, और उसको लेके आप एक अपनी सफलता की कुंजी को चूम सकते हैं और सफलता से प्राप्त कर सकते हैं। क्या बात है सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे थोड़ी सी बात की और थोड़ी सी मुलाकात की। थैंक यू वेरी मच सर, एंड विश यू गुड हेल्थ। आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि मेरे बिल्कुल द्वारा सर, जो काम मैं कर रहे इस हैं, वक्त हूँ राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर जगदीश लखेड़ा सर के ऑफिस में, और आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत कि कहाँ पर था। बड़ी अच्छी बातचीत रही हमारी। अब आपको दिखाता हूँ मैं उनके ऑफिस में कुछ ऐसी चीजें, ये धीरे धीरे मैं लेके जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इनमें ये कुछ जगह हैं जहाँ पर वो इक्विपमेंट दे रहे हैं, और वो चीज है सब कुछ, कोई प्रशिक्षण ले रहा है और कोई कहीं पर है, कोई नौकरी पे हैं तो उनसे मिल रहे हैं। ये सब कुछ एक जर्नी, पिक्टोरियल जर्नी के रूप में यहाँ पर लगाई गई है। बहुत सारे अखबार जिन्होंने उनको कवर किया था, मैगजीन्स हैं, मिलिट्री की यूनिफॉर्म आपको देखने को मिल जाएगी, जैसा कि उन्होंने अपने बातचीत करते हुए भी कहा था कि हम तमाम में थे, और हमारे आर्मी वालों ने, हमारे डिफेंस वालों ने बहुत साथ दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तब के लखेड़ा साहब, और आर्मी यूनिफॉर्म भी वहाँ पर आर्मी पर्सनल है। तो ये सारी चीजें हैं जो दर्शाता है कि उनकी जर्नी को। तो उनका फोन कभी बंद नहीं होता, ये आपने सुना। जिसको भी कभी भी कुछ भी जरूरत है तो भैया उठा लेना, चले जाना एडिप में, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून, जो कि हमारी शान भी है, हमारी आन भी है, और हम सब उसी में काम करते हैं। और कोशिश ये रहेगी कि कुछ न कुछ अच्छा करके चले जाएं, ताकि हमारे संस्थान का नाम हो। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी हैं, तो प्लीज राइट डाउन ऑन कमेंट बॉक्स में आइए, बात कीजिए हमसे, मुलाकात कीजिए, और जगदीश लखेड़ा सर से भी बातें कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं कुछ और नया लेकर, कुछ और अलग सा लेकर।